नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी गुलाम। फूल नहीं खिलते हैं, बेले की कलियां मुरझाई जा रही हैं। समय में नीरज से सींचा नहीं, किसी माली की भी दृष्टि उस ओर नहीं घूमी। अकाल में बिना खिले कुसुम कोरक मलान होना ही चाहता है। अकस्मात डूबते सूरज की पीली किरणों की आभा से चमकता हुआ एक बादल का टुकड़ा स्वर्ण वर्षा कर गया। परोपकारी पवन उन छींटों को ढकेल कर उन्हें एक कोरक पर लाद गया। भला इतना भार वह कैसे सह सकता है। सब ढुलक कर धरती पर गिर पड़े। कोरक भी कुछ हरा हो गया। यमुना के बीच धारा में एक छोटी पर बहुत ही सुंदर तरणी मंद पवन के सहारे धीरे धीरे बह रही है। सामने के महल से अनेक चंद्रमुख निकलकर उसे देख रही हैं। 4 कोमल सुंदरियां डांडे चला रही हैं और एक बैठी हुई सितार बजा रही है। सामने एक भव्य पुरुष बैठा हुआ उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देख रहा है। पाठक, यह प्रसिद्ध शाह आलम दिल्ली के बादशाह हैं। जल क्रीड़ा हो रही है। सांध्य सूर्य की लालिमा जीनत महल के अरुण मुखमंडल की शोभा और भी बढ़ा रही है। प्रणयी बादशाह उस आतप मंडित मुखारविंद की ओर सतृण नेत्रों से देख रही हैं, जिस पर बार बार गर्व और लज्जा का दोबारा रंग चढ़ता उतरता है, और इसी कारण सितार का स्वर भी बहुत शीघ्र चढ़ता उतरता है। संगीत तार पर चढ़कर दौड़ता हुआ व्याकुल होकर घूम रहा है। क्षण भर भी विश्राम नहीं। जीनत के मुखमंडल पर श्वेत बिंदु झलकने लगी। बादशाह ने व्याकुल होकर कहा, बस करो प्यारी जीनत, बस करो। बहुत अच्छा बजाया, वाह क्या बात है। साकी, एक प्याला सिराजी शरबत। हुजूर आया, कहता हुआ एक सुकुमार बालक सामने आया। हाथ में पान पात्र था। उस बालक का मुख कांति दर्शनीय था। भरा प्याला छलकना चाहता था। इधर घुंघराली अलकें उसकी आंखों पर बड़जोरी एक पर्दा डालना चाहती थी। बालक प्याले को एक हाथ में लेकर जब केस कुछ को हटाने लगा, तब जीनत और शाह आलम दोनों चकित होकर देखने लगी। अलकें अलग हुई। बेगम ने एक ठंडी सांस ली। शाह आलम के मुख से भी एक आह निकलना ही चाहती थी, पर उसे रोककर निकल पड़ा, बेगम को दो। बालक ने दोनों हाथों से पान पात्र जीनत की ओर बढ़ाया। बेगम ने उसे लेकर पान कर लिया। नहीं कह सकते कि उस शरबत ने बेगम को कुछ तरी पहुंचाई या गर्मी, किंतु हृदय स्पंदन अवश्य कुछ बढ़ गया। शाह आलम ने झुककर कहा, एक और। बालक विचित्र गति से पीछे हटा और थोड़ी देर में दूसरा प्याला लेकर उपस्थित हुआ। पान पात्र निःशेष कर शाह आलम ने हाथ कुछ और फैला दिया और बालक की ओर इंगित करते हुए बोले, कादिर, जरा उंगलियां तो बुला दे। बालक अदब से सामने बैठ गया और उनकी उंगलियों को हाथ में लेकर बुलाने लगा। मालूम होता है कि जीनत को शरबत ने कुछ ज्यादा गर्मी पहुंचाई। वह बजरे के मेहराब में से झुककर यमुना जल छूने लगी। कलेजे के नीचे एक मखमली तकिया मसली जाने लगी, या न मालूम वही कामिनी के वक्ष स्थल को पीड़ित करने लगी। शाह आलम की उंगलियां उस कोमल बाल रवि कर समान स्पर्श से कलियों की तरह चटकने लगी। बालक की निर्निमेष दृष्टि आकाश की ओर थी। अकस्मात बादशाह ने कहा, मीना, ख्वाजा सराह से कह देना कि कादिर को अपनी खास तालीम में रखें और उसके सुपुर्द कर देना। एक डांड चलाने वाली ने झुककर कहा, बहुत अच्छा हुजूर। बेगम ने अपने सीने से तकिया को और दबा दिया, किंतु वह कुछ न बोल सकी, दबकर रह गई। भाग दो। उपयुक्त घटना को बहुत दिन बीत गए। गुलाम कादिर अब अच्छा युवक मालूम होने लगा। उसका उन्नत स्कंद, भरी भरी बाहें और विशाल वक्षस्थल बड़े सुहावने हो गए, किंतु कौन कह सकता है कि वह युवक है। ईश्वरीय नियम के विरुद्ध उसका पुंसत्व छीन लिया गया है। कादिर शाह आलम का प्यारा गुलाम है। उसकी तूती बोल रही है, सो भी कहाँ, शाही नौकर खाने के भीतर। दीवाने आम में अच्छी सजधज है। आज कोई बड़ा दरबार होने वाला है। सब पदाधिकारी अपनी योग्यता अनुसार वस्त्राभूषण से सजकर अपने अपने स्थान को सुशोभित करने लगे। शाह आलम भी तख्त पर बैठ गए।
तुलादान होने के बाद बादशाह ने कुछ लोगों को मनसब बढ़ाया और कुछ को इनाम दिया। किसी को हरबे दिए गए, किसी की पदवी बढ़ाई गई, किसी की तनख्वाह बढ़ी। किंतु बादशाह यह सब करके भी तृप्त नहीं दिखाई पड़ते। उनकी निगाहें किसी को खोज रही हैं। वे इशारा कर रही हैं कि उन्हीं से काम निकाला जाए। रसना को बोलना न पड़े, किंतु करें क्या? वह हो नहीं सकता था। बादशाह ने एक तरफ देखकर कहा, गुलाम कादिर। कादिर अपने कमरे में कपड़े पहनकर तैयार है। केवल कमरबंद में एक जड़ाऊ दस्ते की कटार लगाना बाकी है, जिसे बादशाह ने उसे प्रसन्न होकर दिया है। कटार लगाकर एक बड़े दर्पण के सामने खड़े होकर उसने देखा, अपरूप सौंदर्य किसका? अपना ही। सचमुच कादिर की दृष्टि अपनी आंखों पर से नहीं हटती। मुग्ध होकर वह अपना रूप देख रहा है। उसका पुरुषोचित सुंदर मुखमंडल तारों ने सूर्य के आतप से आलोकित हो रहा है। दोनों भरे हुए कपोल प्रसन्नता से बार बार लाल हो जाते हैं। आंखें हंस रही हैं। दृष्टि सुंदरतम होकर उसके सामने विकसित हो रही है। प्रहरी ने आकर कहा, जहांपनाह ने दरबार में याद किया है। कादिर चौंक उठा और उसका रंग उतर गया। वह सोचने लगा कि उसका रूप और तारों में कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं। मनुष्य की सारी संपत्ति उससे जबरदस्ती छीन ली गई है। कादिर का जीवन भार हो उठा, निरभ्र। गगन में पाव सघन घिर उठे। उसका प्राण तिल मिला उठा और वह व्याकुल होकर चाहता था कि दर्पण फोड़ दे। क्षण भर में सारी प्रसन्नता मिट्टी में मिल गई। जीवन दुस्सह हो उठा। दांत आपस में घिस उठे और कटार भी कमर से बाहर निकलने लगी। कादिर कुछ शांत हुआ। कुछ सोचकर धीरे धीरे दरबार की ओर चला। बादशाह के सामने पहुंचकर यथोचित अभिवादन किया। शाह, कादिर इतनी देर तक कहाँ रहा? कादिर, जहां पनाह, गुलाम की खता माफ हो। शाह हंसते हुए, खता कैसी कादिर? कादिर जलकर, हुजूर देर हुई। शाह, अच्छा, उसकी सजा दी जाएगी। कादिर अदब से, लेकिन हुजूर मेरी भी कुछ अर्ज है। बादशाह ने पूछा, क्या? कादिर ने कहा, मुझे यही सजा मिले कि मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली से निकाल दिया जाऊं। शाह आलम ने कहा, ये तो बहुत बड़ी सजा है कादिर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ ताकि वह यादगार रहे और तुम फिर ऐसा कसूर न करो। कादिर ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, इनाम में मुझे छुट्टी ही मिल जाए ताकि कुछ दिन तक मैं अपने बूढ़े बाप की खिदमत कर सकूं। शाह आलम चौंक कर, उसकी खिदमत के लिए मेरी दी हुई जागीर काफी है। सहारनपुर में उसकी आराम से गुजरती है। कादिर ने गिड़गिड़ा कर कहा, लेकिन जहांपनाह, लड़का होकर मेरा भी कोई फर्ज है। शाह आलम ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, तुम्हें रुखसत मिली और यादगार की तरह तुम्हें 1000 मनसब अदा किया जाता है ताकि तुम वहां से लौट आने में फिर देर न करो। उपस्थित लोग करामात हुजूर का इकबाल और बुलंद हो की धुन मचाने लगे। गुलाम कादिर अनिच्छा रहते उन लोगों का साथ देता था और अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करने की कोशिश करता था। भाग 3। भारत के सपूत हिंदुओं के उज्जवल रत्न छत्रपति महाराज शिवाजी ने जो अध्यवसाय और परिश्रम किया, उसका परिणाम मराठों को मिला और उन्होंने भी जब तक उस पूर्व नीति को अच्छी तरह से माना, लाभ उठाया। शाह आलम के दरबार में क्या, भारत में आज मराठा वीर सिंधिया ही नायक समझा जाता है। सिंधिया की विपुल वाहिनी के बल से शाह आलम नाम मात्र को दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं। बिना सिंधिया के मंजूर किए बादशाह सलामत रत्ती भर हिल नहीं सकते। सिंधिया दिल्ली और उसके बादशाह के प्रधान रक्षक हैं। शाह आलम का मुगल रक्त सर्द हो चुका है। सिंधिया आपस में झगड़े तय करने के लिए दक्षिण चला गया है। मंसूर नामक कर्मचारी ही इस समय बादशाह का प्रधान सहायक है। शाह आलम का पूरा शुभचिंतक होने पर भी वह हिंदू सिंधिया की प्रधानता से भीतर भीतर जला करता था। जला हुआ विद्रोह का झंडा उठाए इसी समय गुलाम कादिर रूहीलों के साथ सहारनपुर से आकर दिल्ली के उस पार डेरा डाले पड़ा है। मंसूर उसके लिए हर तरह से तैयार है।
एक बार वह भुलावे में आकर चला गया। अब की बार उसकी इच्छा है कि वजारत वही करे। बूढ़े बादशाह संगमरमर की मीनाकारी किए हुए बुर्ज के गावत किए के सहारे लेटे हुए हैं। मंसूर सामने हाथ बांधे खड़ा है। शाह आलम ने भरी हुई आवाज में पूछा, क्यों मंसूर, क्या गुलाम कादिर सचमुच दिल्ली पर हमला करके तख्त छीनना चाहता है? क्या उसको इसीलिए हमने इस मर्तबे पर पहुंचाया? क्या सबका आखिरी नतीजा यही है? बोलो, साफ कहो, रुको मत, जिसमें कि तुम बात बता सको। मंसूर, जहां पनाह, वह तो गुलाम है, फकत हुजूर की कदम बोसी हासिल करने के लिए आया है, और उसकी तो यही अर्जी है कि हमारे आका शहंशाहे हिंद एक काफिर के हाथ की पुतली न बने रहे। अगर हुक्म दें तो क्या यह गुलाम वह काम नहीं कर सकता? शाह, मंसूर, इसके माने? मंसूर, बंदा परवर, वह दिल्ली की वजारत के लिए अर्ज करता है और गुलामी में हाजिर होना चाहता है। उसे तो सिंधिया से रंज है, हुजूर तो उसके मेहरबान आका है। शाह जरा तन कर। हाँ मंसूर, उसे हमने बचपन से पाला है और इस लायक बनाया है। मंसूर मन में, और उसे आपने ही खुदगर्जी से, जो काबिले नफरत थी, दुनिया के किसी काम का न रखा जिसके लिए वह जी से जला हुआ है। शाह, बोलो मंसूर, चुप क्यों हो? क्या वह एहसान फरामोश है? मंसूर, हुजूर, फिर गुलाम खिदमत में बुलाया जावे। शाह, वजारत देने में मुझे कोई उज्र नहीं है, वह संभाल सकेगा। मंसूर, हुजूर, अगर वह न संभाल सकेगा तो उसको वही झेलेगा, सिंधिया खुद उससे समझ लेगा। शाह, हाँ जी, सिंधिया से कह दिया जाएगा कि लाचारी से उसकी वजारत दी गई। तुम थे नहीं, उसने जबरदस्ती वह काम अपने हाथ में लिया। मंसूर, और इससे मुसलमान रियाया भी हुजूर से खुश हो जाएगी, तो उसे आने का हुक्म भेज दिया जाए। शाह, बेहतर। भाग 4। दिल्ली के दुर्ग पर गुलाम कादिर का पूर्ण अधिकार हो गया है। बादशाह के कर्मचारियों से सब काम छीन लिया गया है। रोहेलों का किला पर पहरा है। अत्याचारी गुलाम महलों की सब चीजों को लूट रहा है। बेचारी बेगमें अपमान के डर से 50 रोहेलों के हाथ अपने हाथ से अपने आभूषण उतार कर दे रही हैं। पाशविक अत्याचार की मात्रा अब भी पूर्ण नहीं हुई। दीवाने खास में सिंहासन पर बादशाह बैठे हैं। रोहेलों के साथ गुलाम कादिर उसे घेर कर खड़ा है। शाह, गुलाम कादिर, अब बस कर, मेरे हाल पर रहम कर, सब कुछ तूने कर लिया, अब मुझे नाहक परेशान करता है। गुलाम, अच्छा इसी में है कि अपना छिपा खजाना बता दो। एक रोहेला, हाँ हाँ, हम लोगों के लिए भी तो कुछ चाहिए। शाह, कादिर, मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों मुझे तकलीफ देता है? कादिर, मालूम होता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। शाह, मैंने तुझे इस लायक इसलिए बनाया कि तू मेरी इस तरह बेइज्जती करे। कादिर, तुम्हारे ऐसों के लिए इतनी ही सजा काफी नहीं है। नहीं देखते हो कि मेरे दिल में बदले की आग जल रही है। मुझे तुमने किस काम का रखा? हाय, मेरी सारी कार्रवाई फिजूल है। मेरा सब तुमने लूट लिया है। बदला कहता है कि तुम्हारा गोश्त मैं अपने दांतों से नोच डालूं। शाह, बस कादिर, मैं अपनी खता कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर, या तो अपने हाथों से मुझे कत्ल कर डाल, मगर इतनी बेइज्जती न कर। गुलाम, अच्छा, वह तो किया ही जाएगा, मगर खजाना कहाँ है? शाह, कादिर, मेरे पास कुछ नहीं है। गुलाम, अच्छा तो उतर जाएं तख्ते से, देर न करें। शाह, कादिर, मैं इसी पर बैठा हूँ जिस पर बैठकर तुझे हुक्म दिया करता था। आह, इसी जगह खंजर से मेरा काम तमाम कर दे, वही होगा। कहता हुआ नर पिचास कादिर तख्त की ओर बढ़ा। बूढ़े बादशाह को तख्त से घसीट कर नीचे ले आया और उन्हें पटक कर छाती पर बैठ गया। खंजर की नोक कलेजे पर रख कर कहने लगा, अब भी अपना खजाना बताओ तो जान सलामत बच जाएगी। शाह आलम गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं है, अब तू अपना खंजर कलेजे के पार कर। कादिर, लेकिन इससे क्या होगा?
अगर तुम मर जाओगे तो मेरे कलेजे की आग किसे झुलसाएगी। इससे बेहतर है कि मुझसे जैसी चीज छीन ली गई है उसी तरह से कोई चीज तुम्हारी भी छीन ली जाए। हाँ, इन्हीं आंखों से मेरी खूबसूरती देखकर तुमने मुझे दुनिया में किसी काम का न रखा। लो, मैं तुम्हारी आंखें निकालता हूँ, जिससे मेरा कलेजा कुछ ठंडा होगा। इतना कह कादिर ने कटार से शाह आलम की दोनों आंखें निकाल लीं। रोशनी की जगह उन गड्ढों से रक्त के फुहारे निकलने लगे। निकली हुई आंखों को कादिर की आंखें प्रसन्नता से देखने लगीं। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।